अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आज हम कवर करेंगे 15 एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन बी क्लोज कर्व व्हेन प्रोड्यूस्ड बाय। ऑप्शन ए है एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी बाय अ पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड स्फीयर, ऑप्शन सी है बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ऑप्शन डी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखिए, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्लोज्ड स्फीयर एंड टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर होती है। इसी तरह हमारे पास ये कंजर्वेटिव भी होती है और इसकी जो फील्ड लाइंस है ये एक्सटेंड होती है इन्फिनिटी को, क्योंकि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज क्लोज स्फीयर एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरी कर रही है विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब ये इन तीनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमारे पास कंजर्वेटिव होती है एंड आल्सो इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। जबकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो ना तो हमारे पास कंजर्वेटिव होती है, ऐसे तरह ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर भी होती है एंड इसकी जो फील्ड लाइंस है वो हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कुलर क्लोज कर्व की शक्ल में होती है। तो लिहाजा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है वो हमारे पास होगी क्लोज कर्व की शक्ल में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि in electromagnetic induction the induced EMF in a coil is independent of। ऑप्शन ए है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन बी है टाइम, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसको हम फाइंड करते हैं इसी एक्सप्रेशन से, E is equal to n delta pi b divided by delta t। यानी इलेक्ट्रो इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर, इसी तरह ये डिपेंड कर रही है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम पर। तो ऑप्शन ए में चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड कर रही है। ऑप्शन बी में विद टाइम, जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम आ रही है उस पर भी डिपेंड कर रही है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट पर डिपेंड नहीं करती। तो लिहाजा ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एमसीक्यू नंबर 3 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन ए है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड सच दैट इट अपोजेस द cause प्रोड्यूसिंग इट, ऑप्शन बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, option C है the direction of induced EMF is such that it opposes the cause producing it। तो और ऑप्शन डी में हमारे पास है नन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो देखिए फेराडेज, ये एमसीक्यू स्टेटमेंट ऑफ फेराडेज लॉ के थ्रू है। सो फेराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना होती है उसके दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है उसकी मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रही है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फेराडेज लॉ हमें
इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। सो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है द ऑप्शन बी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Faraday's law of electromagnetic induction हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में नहीं बताता, तो लिहाजा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बी में मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हो रही है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है कि a copper ring is held horizontally and a bar magnet is dropped through the ring with its length along the axis of the ring. The acceleration of the falling magnet while it is passing through the ring is option A है equal to that due to gravity, option C B है less than that due to gravity, ऑप्शन सी है मोर देन दैट ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द रिंग एंड द लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये थे हमारे पास ये एक ऐसे तरह का हमारे पास एक कॉपर रिंग है, इसके along द एक्सिस, ये हमारे पास अगर इस रिंग की एक्सिस है तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट जो है वो ड्रॉप हो रही है, यानी इस रिंग की तरफ आ रही है। तो इस रिंग की तरफ जब ये आएगा तो इसी बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसी कॉइल को क्रॉस कर रही है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से इसी कॉपर कॉइल में हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड होगी। तो लेंज लॉ के मुताबिक ये करंट ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा कि जो सोर्स है, यहाँ पर सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो हमारे पास बार मैग्नेट है, और जब वो इसी नीचे की तरफ आ रही है तो अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो पोल है रिंग की तरफ बार मैग्नेट के वो नॉर्थ पोल है, तो जब ये नीचे आएगा तो इसी रिंग के एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। तो लेंज लॉ के मुताबिक इस रिंग में करंट ऐसा फ्लो करेगा कि इस सोर्स को, जिसकी वजह से ये करंट प्रोड्यूस्ड होती है, उसको अपोज करे। तो जब ये नीचे आ रही है ये बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट का करंट ऐसे फ्लो करेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिड्यूस कर सके, यानी इसी कॉइल में करंट फ्लो होगी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि इस करंट की इस लूप की जो अपर सरफेस है दैट विल बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल और ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया, तो बार मैग्नेट को ऊपर की तरफ पुश करेगा यानी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इसी बार मैग्नेट की जो एक्सेलरेशन है दैट विल डिक्रीजेस and that decrease in acceleration will be less than that due to gravity. So option B हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, less than that due to gravity. Now MCQ नंबर 5 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the direction of induced EMF during electromagnetic induction is given by ऑप्शन ए है फेरेडेज लॉ, ऑप्शन बी एम्पियर्स लॉ, ऑप्शन सी द लेंज लॉ, ऑप्शन सी हमारे पास डी हमारे पास है मैक्सवेल्स लॉ। तो याद रखिए फेरेडेज लॉ हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की जो है उसकी वैल्यू दे रहा है, जबकि एम्पियर्स लॉ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उसकी बारे में बता रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ कैसी वेरी हो रहा है, जबकि लेंज लॉ हमें सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी लेंज लॉ। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है कि लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंज लॉ हमारे पास कंसिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, सो ऑप्शन
सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि two different loops are concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop is clockwise and increasing with time. The induced current in the inner loop then is. कहते हैं हमारे पास दो लूप्स है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लूप है और इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा लूप है। तो जो आउटर लूप है इसमें करंट फ्लो हो रही है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एंड दिस करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो इसी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही है वो इसी अंदर वाली जो कायल है इसके साथ जो है लिंक होगी, जिसकी वजह से अंदर वाली कायल में हमारे पास इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड होगी। एंड लेंज लॉ के मुताबिक ये करंट हमारे पास ये इंड्यूस करंट जो इनर वाली कायल में प्रोड्यूस्ड होती है ये ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा कि ये जो सोर्स है, यहाँ पर जो सोर्स है ये है इंक्रीजिंग द करंट इन द आउटर लूप। तो इसी लूप की करंट को ये अपोज करेगा। so this inner side वाली की लूप की जो करंट है that will flows an anti-clockwise direction, that is option B is the correct option. now MCQs नंबर 8 हमारे पास कुछ इस तरह है कि a transformer as implied to, एक ट्रांसफार्मर जो है ये हमें किस चीज के लिए यूज करते हैं। सो ऑप्शन ए है obtain a suitable DC voltage, option B obtain a suitable AC voltage, option C convert DC into AC, option D convert AC into DC। तो ट्रांसफार्मर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही है अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज टू अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज। इसी तरह ट्रांसफार्मर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम लो वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर रही है हाई वोल्टेज वाली अल्टरनेटिंग करंट को। तो दिस इज जो ट्रांसफार्मर है this is implied to obtain a suitable AC voltage, option B is the correct option। MCQs नंबर 9 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि what is increased in step down transformer। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सी चीज जो है ये इंक्रीज हो रही है। सो देखिए फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास जो वोल्टेज होती है इन द सेकेंडरी कॉइल ये लेस होती है द वोल्टेज ऑफ द प्राइमरी कॉइल। अब ट्रांसफार्मर का जो इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं Vs डिवाइडेड बाई Vp is equal to IP डिवाइडेड बाई IS। तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो वोल्टेज एंड करंट के बीच जो रिलेशन है ये हमारे पास इनवर्स है, यानी जब हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही हो तो इसकी जो करंट है वो डिक्रीज होगी। इसी तरह अगर हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी कार के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल लेस होती है, so the current will be greater and that will be increased। so option B is the correct option। यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमारे पास करंट जो है ये इंक्रीज होती है। MCQs नंबर 10 हमारे पास कुछ ऐसे तरह के the core of a transformer is eliminated so that कोर ऑफ ट्रांसफार्मर जो है इसको हम लिमिनेटेड करते हैं फॉर व्हाट पर्पस। सो ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी में बी इंक्रीज, ऑप्शन बी है रस्टिंग ऑफ द कोर में बी स्टॉप, ऑप्शन सी है एनर्जी लॉसेस ड्यू टू ईडी करंट में बी रिड्यूस्ड,
ऑप्शन डी है चेंज इन फ्लक्स एज इंक्रीज। तो देखिए लेमिनेटेड का मतलब है कि जब हम ट्रांसफार्मर की कोर को 2D शीट से बनाएं, तो 2D शीट से जो ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं लेमिनेटेड कोर। तो 2D शीट्स की वजह से हमारे पास जो ईडी करंट जो कि 3D लूप्स में जो है प्रोड्यूस्ड होती है, तो उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर रही है। So the core of transformer is eliminated is eliminated for the purpose to reduce the energy losses due to ED current। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नाउ MCQs नंबर 11 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि and transformer core is made of soft iron to reduce ऑप्शन ए है hysteresis losses, ऑप्शन बी ईडी करंट लॉसेस, ऑप्शन सी है फोर्स अपोजिंग इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन डी हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसको हम सॉफ्ट आयरन से इसलिए बना रहे हैं ताकि जो हाइस्टेरिसिस लॉसेस है ये हमारे पास कम हो जाए। सो लिहाजा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, हाइस्टेरिसिस लॉसेस। एमसीक्यूज नंबर 12 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the transformation ratio and the step up transformer is। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जिसको हम इसी तरह लिखते हैं एन एस डिवाइडेड बाई एन पी एस इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स and the secondary coil that is greater than the number of turns in the primary coil। so ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये याद रखिए एन एस डिवाइडेड बाई एन पी को हम कहते हैं टर्न रेशियो, जबकि जो वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल टू द रेशियो ऑफ द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो जब एन एस की वैल्यू एन पी से ग्रेटर हो तो हमारे पास वी एस डिवाइडेड बाई वी पी की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। सो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज ग्रेटर देन 1। एमसीक्यू नंबर 13 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि वी कैन रिड्यूस ईडी करंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ऑप्शन बी बाय टेकिंग लेमिनेटेड कोर, ऑप्शन बी बाय मेकिंग ट्रांसफर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी by using a weak AC at high potential। तो याद रखिए ईडी करंट का जो लेना देना है ये लूप के साथ या टर्न रेशियो के साथ नहीं होती। ईडी करंट प्रोड्यूस्ड होती है इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर और ईडी करंट हमारे पास प्रोड्यूस्ड होती है इन 3D लूप्स की शक्ल में। और जब हम ट्रांसफार्मर की जो कोर है इसको अगर हम लेमिनेटेड बनाए यानी 2D शीट्स में के तरस पर बनाते हैं तो ईडी करंट जो है ये रिड्यूस्ड होगी। तो लिहाजा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बाय टेकिंग लेमिनेटेड कोर। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 14 हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि विच वन हैज हायर एफिशिएंसी। ऑप्शन ए है एसी जनरेटर, ऑप्शन बी एसी मोटर, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑल हैव सेम एफिशिएंसी। तो देखिए उस डिवाइस की एफिशिएंसी हाई होगी जिसमें मूवेबल पार्ट्स नहीं होती। तो एसी जनरेटर एसी मोटर में हमारे पास मूविंग पार्ट्स होती है जबकि ट्रांसफार्मर में हमारे पास मूविंग पार्ट्स नहीं होती। तो लिहाजा efficiency of the transformer is higher than the efficiency of AC and DC motor। So option C is the correct option। लास्ट MCQs हमारे पास कुछ ऐसे तरह है कि the
quantity that remains unchanged in a transformer is ट्रांसफार्मर जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म कर रही है अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड फ्रॉम लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो ट्रांसफॉर्म नहीं होती, यानी वो चेंज नहीं होती ट्रांसफार्मर की वर्किंग में। सो ऑप्शन सी हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट। फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट हमारे पास ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होती। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट।